हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आ रहे हैं। आपके बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको 1 या 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। चाहे हमारे 10-15 क्वेश्चन हो, चाहे 7-8 क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर तरीके की लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई भी स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएं और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 साल से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है, आपके आगे 4 ऑप्शन है। पहला है न्यूटन पर मीटर, दूसरा होगा न्यूटन पर कूलाम, तीसरा दे रखा है आपको जूल पर न्यूटन और कूलाम पर न्यूटन। इस तरीके से आपको क्या है, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन ना दे, डायरेक्ट आपसे पूछ दे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना होगा, न्यूटन पर कूलाम जो है इसका मात्रक होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पे 2018 के एग्जाम पेपर में भी पूछा गया है, 2018 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आप इंपॉर्टेंट रख लें, ये आपका एग्जाम में पूछे जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, चलो इधर वाला देख लेते हैं पहले। सेकंड नंबर इधर भी डल रखा है। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर ये देख रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखेंगे यहाँ पे लिखा है वैद्युत बल रेखाएं। देखो, मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको लिखवा दिए थे पीछे, आपको जब मैंने समझाया था। तो वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आप यहाँ से देखेंगे फटाफट। पहला गुण इसका क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की हो जाती है। यानी आप अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो हमेशा वो क्या होगा, धन आवेश से किस तरफ जाएंगी, ऋण आवेश की ओर जाती है। सबसे पहला पॉइंट इसका यह है। देखो, और ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे आप देखेंगे 2020 के एग्जाम में भी क्या हुआ है, आ चुका है, यानी पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। उसके बाद आप देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काटती। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड इसका गुण हो गया। यानी सेकंड इसका क्या है, पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका है वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होंगी, धनावेश से किस तरफ जाएंगी, ऋणावेश। धनात्मक आप ना भी लिखना चाहें तो आप धनावेश और ऋणावेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ लिखा है 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम बताइए। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, बट इसमें आपसे सिर्फ खाली पूछ रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम बताइए। खाली 2 आवेशों के बीच जो बल लगेगा, खाली उसी के लिए आपको कूलाम का नियम लिखना है। पूरा आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना है, खाली 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बारे में बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ देखो लिखा है 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगे बल लिखा है, इसमें लगने वाले लिख लेंगे आप। लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम निम्नवत होता है। यानी कूलाम का नियम क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे। आपको पता है जो कूलाम का नियम होता है वो उस पर दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसा आप यहाँ समझेंगे। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। Q1/Q2/R², ये आपका हो गया व्युत्क्रमानुपाती R² के, और ये हो गया आपका समानुपाती किसके, आवेशों के गुणनफल। यहाँ Q2 कर लेना, Q1 लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, Q1 Q2 के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। आपको मैंने कहा था जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बल लगने वाले बल के लिए क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक यानी सूत्र आपका हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। फटाफट हम क्वेश्चन को कर लेंगे, 5 से 10 मिनट में हम 10-12 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अपने इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको मैं जितने भी फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूले आपको अपने में नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स का अपलोड करेंगे, पहले जो सिलेबस से पहले यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे पहले हम आपको क्या बताएंगे, उनके सूत्र बताएंगे, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसलिए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी और रह गई थी, यहाँ पे लिखा है जहाँ Q1 और Q2 दो बिंदुओं के क्या हैं आवेश हैं और जो एक दूसरे से क्या हुआ r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना है आपने, आंसर भी आपको सामने दिख रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ लिखा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी, ये लिखा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम व अधिकतम स्थिति ऊर्जा की स्थिति का उल्लेख कीजिए। देखो अब आपके इसमें क्या बोला है, न्यूनतम की बात कर रहा है, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम। देखो आपको जब मैंने स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखवाया था तो मैंने आपको क्या लिखाया था, स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या था, PE करके, PE cos थीटा करके, ये था। आपको जब मैंने अभी समझाया था पीछे, आपको मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने ये बताया था U इज इक्वल टू क्या हो जाए, PE cos थीटा हो जाएगा। जब मैंने अभी पीछे इससे पहले फिजिक्स का जो पेपर डाला था उसमें मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल भी दिया था। हालांकि अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में भी आपके उसमें लिखा होगा PE cos थीटा, ठीक है। आप यहाँ से एक बार माइनस भी आता है तो माइनस को हम हटा देते हैं। तो देखो अगर न्यूनतम की बात करेगा, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है और cos 90 हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और अधिकतम स्थिति ऊर्जा के लिए cos 0 हमारा cos थीटा जो होगा आपका एंगल जो बनेगा 0 डिग्री बनेगा, इसलिए अधिकतम ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, PE हो जाएगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 के एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो बिंदु आवेश, यहाँ लिखा है जब दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें, आधा कर दें। अभी समझाऊंगा कैसी कैसी बात कर रहा है ये जाए, तो दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यानी आपसे कह रहा है कि जो हमारा R है, यहाँ देखेंगे R को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। R को क्या कर दें, हम आधा कर दें, यानी R1 बराबर R/2 कर दें। तो R/ क्या कर दें, हम 2 कर दें। यहाँ पे देखेंगे R बराबर अगर हम R/2 कर दें, यानी कैपिटल R ले लें, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R/2 कर दें, तो यहाँ पे देखो हमारा बल का जो सूत्र होता है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² आपका होता है। 4 पाई की वैल्यू मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 9 × 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है। तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। अब यहाँ देखेंगे बोल रहा है कि अगर इस दूरी को हम क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक है। दूरी को जब आधा कर देंगे तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सब चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी। हमने खाली बल को बल से दिखाना है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखोगे जब यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे F2 बराबर आपका आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R², यानी R/2 का आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, खाली नीचे वाले पोर्शन को समझा देता हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे। तो R² अपॉन क्या हो जाएगा 4 आपका रिवर्स होके कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बाकी सब चीज़ें तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब आप इसको समझेंगे ये कैसे लिखने में आएगा। अब आपका ये आएगा F2 इज इक्वल टू 4 × 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप ये देखेंगे ये फॉर्मूला आपका क्या है, F1 का फॉर्मूला है, नहीं है। F1 बराबर क्या है आपका 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप ये। तो जब आप इसको F1 मान लेंगे तो F2 आपका कितना हो जाएगा, 4F1, यानी F1 का 4 गुना, यानी पहले बल का 4 गुना हो जाएगा दूसरा लगने वाला बल, ठीक है। यहाँ देखेंगे जब दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उसके बीच लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका बल कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। हम यहाँ देखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में यानी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, यानी प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती का मतलब है कि कभी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। देखेंगे आप यहाँ पे कैसे समझना है हमने इसे। अब यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में ऐसी सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखाएं होती हैं कि वह रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसे सरल कर देते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी वह रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में सीधी
या काल्पनिक तौर पर खींची जाती हैं। काल्पनिक तौर पर मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिए हमारा एक ये यहाँ पे लेते हैं और इस तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो ये रेखाएं जो हम बना रहे हैं ये हमारे क्या है, वक्रित यानी एक कर्व शेप में, वक्र के शेप में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको हम सपोज करके लिख रहे हैं। ठीक है, यानी जिनको हम मान रहे हैं कि ये रेखाएं हमारी क्या होंगी, ऐसी होंगी। ये बिल्कुल रेखाएं एक सीधी भी हो सकती हैं, ये लाइन ऐसे भी निकल सकती हैं ऐसे करके। ठीक है, सीधी भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि टेढ़ी रहें। ठीक है, सीधी या क्या करें, वक्रित काल्पनिक यानी कर्व शेप में हो, यानी वक्र की शेप में होती हैं ऐसी रेखाएं, उनको ही हम क्या कहते हैं, जिनके थ्रू हमें क्या पता चलता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी रेखाएं जिससे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता करते हैं, वही हमारी क्या कहलाएंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। सिंपल भाषा में आप समझेंगे, क्योंकि अब आगे आप यहाँ देखेंगे रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्शिका नीचे आपकी लाइनें प्रदर्शित करती हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि दो वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि कभी संभव नहीं है। यानी इसने जो यहाँ पे लाइन बोली है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि इसलिए नहीं करती, अगर वो ऐसा करेंगी तो जैसे मान लीजिए आपको मैं अभी समझाता हूँ, अगर वो ऐसा करती हैं कि एक दूसरे को काट देती हैं तो एक ही पॉइंट पे उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक रेखा आपकी ये आ रही है और एक लाइन आपकी यहाँ से आई। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ है ये पहले भी। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देखेंगे, ये पॉइंट जो बन रहा है इस पे आपकी एक डायरेक्शन ये हो गई है और एक डायरेक्शन ये हो गई है। तो आप इसमें पता नहीं कर सकते कि आपकी इसकी डायरेक्शन कौन सी है। इन रेखाओं की एग्जैक्ट डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते, इसलिए हम कह देते हैं कि ऐसा कहना संभव नहीं है कि ये दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिच्छेदित कर देंगी। अब आप यहाँ देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपसे कह रहा है कि 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम परिमाण के किसी एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहा है, 30 डिग्री के कोण पर यानी 30 अंश के कोण पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखोगे इसमें जो आपको P दे रखा है, यहाँ पे P आपको दे रखा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ दे रखा है। यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की यानी जो वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान यानी कितना दे रखा है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आपको दे रखा है। इसके बीच बनने वाले कोण का मान आपको कितना, 30 अंश दे रखा है। फॉर्मूला आपका यहाँ सामने है, टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ बराबर PE sin थीटा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, वैल्यू आप यहाँ देख लेंगे आप आसानी से रख के। ये देखिए 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। आप इसको काट देंगे, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला आपको भी बता दिया, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पे 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आपका आ जाए। क्यों, क्योंकि आपका जो होगा बल युग्म का जो बलाघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये तो छोटा सा, कोई इतना ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव शून्य है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा विभव शून्य हो जाता है। तो ऐसा अवश्य होगा कि इस कंडीशन पे ही हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखें, दो कंडीशन हमारे यहाँ सामने अप्लाई हो रही हैं। देखो पहले वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, E बराबर 1/4πε0 पॉइंट Q/r²। पॉइंट बोले हैं, मल्टीप्लाई बोले, Q/ क्या होता है, r² होता है। तो ऐसी कंडीशन में विभव V बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। तो आपको पता है E बराबर r से अगर हम करेंगे तो E बराबर V/r से अगर हम करते हैं, अगर V का मान आपका क्या है, 0 है, तो 0/r आपका क्या बन जाएगा, 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आपका विभव शून्य है तो आपका वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेंगे, वैद्युत क्षेत्र भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ गई है। कह रहा है समविभव पृष्ठ क्या है, इंपॉर्टेंट डालने से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है, दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। देखो ये बहुत सही चीज़ इसने बोली है कि कह रहा है कि अगर हमें पहले समविभव पृष्ठ को बताना है कि समविभव पृष्ठ हमारा होता क्या है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि वैद्युत दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह सदैव समविभव पृष्ठ जो होगा उसके क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी लंबवत होगी। आप यहाँ बात करेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर होगी, सॉरी। आप यहाँ देखेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आपके वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण विभव समान रहता है। यानी कह रहा है कि अगर हम ऐसे पृष्ठ की बात करें कि अगर हम उसके एक प्रत्येक बिंदु पर, यानी जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को अगर हम आवेश वितरित करते हैं यानी आवेश देते हैं, तो आवेश देने के कारण क्या होगा, उसमें विभव क्या हो जाएगा, समान मात्रा में रहेगा। ऐसी कंडीशन को, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम आवेश वितरित करने का मतलब अगर आवेश बांट दें यानी आवेश दे दें उसे, तो उसके कारण क्या होगा, आवेश देने के कारण क्या होगा, उस पूरे पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ऐसे पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ऐसा हमने बताना है। चूंकि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। देखो ये कह रहा है लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन इसने बोल दिया कि अगर हम किसी भी समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, गति कराते हैं, तो उसे गति कराने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। डी डब्ल्यू बराबर यानी वर्क जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। और फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा है, देखो डी डब्ल्यू बराबर ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो ई वेक्टर डी डब्ल्यू का मान जब आपका 0 हो जाएगा तो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का फॉर्मूला आपका होता है ई डी एल कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे आप देखें ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे पता चल रहा है कि ई वेक्टर की दिशा डी एल वेक्टर की क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से एक कॉपी में सेट करके नोट कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक एक और दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।